अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे, हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इन शॉक। तो इस चैप्टर का जो है ना इतना सिलेबस नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और आसान सा भी है, तो आराम से हो जाना है। इसका जो है ना वेटेज अच्छा है, मतलब लाइक इसमें 9 मार्क का पेपर आता है, तो इसको अच्छे से करना है। हाइपरीमिया एंड कंजेशन पहले से स्टार्ट करना है यहाँ से। तो हाइपरीमिया एंड कंजेशन दोनों में क्या होता है कि जो है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है इन द टिश्यूज़, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जो है ना UQ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइपरीमिया क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। इसमें बेसिकली किसी इन्फ्लामेशन की वजह से, या फिर जो है ना पेशेंट बंदे ने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी है बहुत ज़्यादा, उस वजह से जो है ना ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से जो है ना आर्टीरियोलर डायलेशन हो जाती है, ठीक है। और जो हाइपरीमिक टिश्यूज़ होते हैं ना, वो हमें नज़र आते हैं ऐसे रेड कलर के नज़र आते हैं, देन दो नॉर्मल ज़्यादा रेडिश नज़र आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना ज़्यादा आ गया, ब्लड की ज़्यादा इन्फ्लक्स हो गया। अब ये कंजेशन इसका टोटली अपोजिट है, वो एक पैसिव प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि जो है ना वीनस फ्लो जो है ना इम्पेयर्ड होता है, लाइक जो वीनस पंप होते हैं या वो काम करना छोड़ देते हैं, या फिर ना कोई हार्ट फेलियर का मसला, या कोई मतलब अंडरलाइन कॉज चल रहा होता है, जिसकी वजह से जो है ना वीनस में ब्लड जो है ना पूल होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे ठहर जाता है, आगे पंप ही नहीं हो सकता, ठीक है। और ये जो कंजेस्टेड टिश्यूज नज़र आते हैं, ये साइनोज नज़र आते हैं, क्योंकि इनमें डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो है ना वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और वेन्स में तो होता ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टरीज में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और फाइनली क्या होगा हाइपरीमिक कंजेशन के आउटकम क्या होगी कि जो है ना अगर परसिस्टेंट है ये कंजेशन वगैरह, परसिस्टेंट हाइपोक्सिया, उसकी वजह से पैरेन्काइमल सेल्स डाई कर जाएंगे, वहाँ पे जो है ना फाइब्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। और इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से जो है ना वहाँ पे फ्लूइड जो है ना लीक करना स्टार्ट कर देगा, और जो है ना वो फोकल हेमरेज स्टार्ट हो जाएंगे, प्लस एडिमा भी हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी में देखें तो ऐसे नज़र आते हैं जो कंजेस्टेड हाइपरीमिक टिश्यू जैसे वेट से नज़र आते हैं, और उनके से ना ब्लड ऊज हो, बाहर निकला हुआ हो, ठीक है। एक्यूट कंजेशन, पल्मोनरी कंजेशन बताई हुई है, और क्रॉनिक पल्मोनरी कंजेशन, इसमें जो है क्या हमें माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखने को मिलती है। एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन में क्या होता है कि जो है हमारे जो एल्वुलर कैपिलरीज है वो इंगॉश हुई हुई होती है, उनमें ब्लड बहुत ज़्यादा भरा हुआ नज़र आता है हमें, और एल्वुलर सेप्टा का जो है हमें वो एडिमा नज़र आता है। इसके अलावा इंट्रा एल्वुलर हेमरेजेस नज़र आते हैं, ठीक है। अब ये जो हेमरेजेस की बात है ना, ये हेमरेजेस क्यों होते हैं बेसिकली मैं वैसे बता दूँ। जब जो है ना नॉर्मली कोई टिश्यू इंजर होता है ना, तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारा, ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो, वहाँ पे जो है ना प्लेटलेट एक्यूमुलेट होता है ना, वो क्लॉट बन जाता है। अगर ऐसा हो कि वो जो क्लॉटिंग प्रोसेस है वो इम्पेयर्ड हो, तो जो है ना हेमरेज स्टार्ट हो जाता है विद इन द वेसल, विद इन दैट टिश्यू, जो है ना छोटे छोटे हेमरेजेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए, ब्लड क्लॉट बन ही ना सके, उसको भी हम हेमरेज ही कहते हैं। इसके बाद क्रॉनिक कंजेशन में कैसे नज़र आते हैं? अब क्रॉनिक में मैंने बताया कि जो है सेप्टा की जो है क्या हो जाएगी, थिकनेड हो जाएंगे, फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, और ना हमें हार्ट फेलियर सेल्स देखने को मिलेंगे। हार्ट फेलियर सेल्स क्या होते हैं कि जो है ना एल्वुलर स्पेसेस में ना बहुत सारे मैक्रोफेजेस एक्यूमुलेट होते हैं, और उनके अंदर जो है ना हीमोसिड्रिन पड़ी हुई होती है। हीमोसिड्रिन कहाँ से आती है? अब जब ब्लड जो है ना बाहर निकला था स्पेसेस में, तो क्या हुआ था कि जो है ना उसमें आरबीसीज भी तो निकले थे, तो उनकी फिर जब लॉन्ग स्टैंडिंग हो गई, जब काफ़ी देर हो जाएगी, तो वो उनकी फेगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, और वो जब आरबीसीज को ब्रेक डाउन करेंगे, तो उसका जो है ना रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है ना हीमोसिड्रिन मिलेगा। इस वजह से इन सेल्स को कलेक्ट हम कहते हैं हार्ट फेलियर सेल, मैक्रोफेजेस लेट विद हीमोसिड्रिन। इसके बाद जो है ना एक्यूट हिपैटिक कंजेशन है। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल वेन है लीवर के, और जो साइनोसाइड्स वगैरह हैं वो जो है ना ब्लड से डिस्टेंडेड हो जाते हैं, और जो सेंट्रल में पड़े होते हैं ना हिपैटोसाइड, सेंट्रल ये एलोकेटेड पेरिफेरल, उनकी हिपैटोसाइड्स जो है ना क्रॉस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो सेंटर में पड़े हुए हैं उनके पास इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई, इतनी ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, जबकि जो पेरिफेरी में पड़े हुए हैं हिपैटोसाइड्स, उनके पास जो है ना इतना हाइपोक्सिया उनको बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो आर्टेरियोल्स के साथ ना बिल्कुल साथ में पड़े होते हैं, और जो है ना उनको सप्लाई अच्छी मिल जाती है। क्रॉनिक की बात करें, क्रॉनिक उसमें कंजेशन की बात करें, तो इसमें जो सेंट्रल रीजन है हिपैटिक के, वो हमें रेड ब्राउन नज़र आते हैं, और स्लाइटली डिप्रेस्ड नज़र आते हैं। सेंट्रल वाला एरिया कंजेस्टेड नज़र आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा रेड सेल्स नज़र आएंगे, और जो बाहर वाला एरिया होगा वो अनकंजेस्टेड होगा, और वहाँ पे जो है ना हमें वो टैन भी वो करेगा, टैन वाएबल होगा, और इसके पहले से हमें नटमैग लीवर की तरह नज़र आएगी। माइक्रोस्कोपी में जो सेंट्रल लोब्यूलर, जो सेंटर में पड़े हुए हैं हिपैटोसाइट्स, उनकी नेक्रोसिस होगी, प्लस हेमरेज होगा, और हीमोसिडिन लेटर मैक्रोफेजेस, जैसे हमने पीछे पढ़ा ना माइक्रोस्कोपी में हार्ट फेलियर सेल्स, उनको हम उधर पल्मोनरी कंजेशन में कह रहे थे, और यहाँ पे हीमोसिडिन लेटर मैक्रोफेजेस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है।
सेम ही है दोनों तकरीबन। आगे एडीमा। एडीमा जो है ना क्या होता है कि हमारे इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ जो है, सेल के बाहर जो टिश्यूज़ हैं इंटरस्टिशियल टिश्यूज़, उनमें जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि बॉडी कैविटीज़ में अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो तो उसको हम इफ्यूजन कहते हैं। जैसे हाइड्रोथोरिक्स हो गया, हाइड्रोपेरिकार्डियम हो गया, या फिर एसाइटीज़ हो गया, हमारे जो पेरिटोनियम में जो है ना फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। अब जो एडीमा है इसके कुछ कॉजेज़ बताए हुए हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पहला कॉज है जो ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होता है, या फिर जो है ना प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना कम होता है। अब जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब इंक्रीज़ होगा तब भी फ्लूइड जो है ना लीक करना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर ने नॉर्मली क्या करना होता है कि फ्लूइड को अंदर ही रखना होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसने फ्लूइड को बाहर नहीं निकलने देते। जब ये कम हो जाए तब भी लीक स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक जब फ्लूइड लीक करता है उसको जल्दी से जो वो है लिम्फेटिक ड्रेनेज है या लिम्फेटिक चैनल से वो उठा के ले जाती हैं। तो जब ऑब्स्ट्रक्ट होगी तब भी जो है ना फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से भी एडीमा होता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन की वजह से भी जो है ना एडीमा होता है। ये इसके कॉजेज से इंपॉर्टेंट है करने आपने। एक और बात जो है ना यहाँ पे रहेगी एनएसआर का। एनएसआर का ये होता है कि जो है ना स्वेयर जो है ना एडीमा होता है, जनरलाइज एडीमा होता है, जिसमें जो है ना सबक्यूटेनियस टिश्यू भी में उनकी भी स्वेलिंग हुई होती है, और जो है ना जो बॉडी कैविटीज़ उनमें भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ होता है, ठीक है। अब आगे है जी इसका फर्स्ट कॉज है ना इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना इंक्रीज्ड मेनली जो है ना इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न की वजह से इंक्रीज होता है। लाइक वेनस रिटर्न सही से नहीं हुआ, वेन्स में स्टार्सिस हो गया, ब्लड की कंजेशन हो गई, वही तो पंप काम नहीं किए, या फिर जो है ना वो हार्ट फेलियर हो गया। ये सारे कॉजेज आ जाएंगे। अब इसमें दो तरह का होता है, लोकल होता है और जो है ना जनरलाइज्ड होता है। जो लोकल होता है ना इंक्रीज, वो हमारा डीबीटी के पेशेंट्स में मिलता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, जो कि हमें मोस्टली हॉस्पिटलाइज पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर मिलता है हमें। तो इसमें ये जो डिस्टल पोर्शन है हमारी लेग का, उसमें जो है ना मोस्टली ये एडीमा देखने को मिलता है। जबकि जो जनरलाइज्ड एडीमा है ना उसमें सिस्टैमिक एडीमा होता है, पूरी बॉडी में जो है एडीमा होता है, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि कैसे हमें मिलता है। अब देखें जब हार्ट पम्प नहीं कर रहा तो उसकी कार्डिक आउटपुट कम है, कार्डिक आउटपुट कम है तो जो वेन्स आके जो है ना ब्लड उधर कर रही थी, हमारे हार्ट में डाल रही थी, तो फिर क्या होगा उन वेन्स की कंजेशन हो जाएगी। लाइक ब्लड में हार्ट में पहले ही पड़ा हुआ है तो जो है ना ऑलरेडी ब्लड नहीं आ सकेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो है ना जब उससे वेनस कंजेशन हो जाएगी तो सप्लाई टिश्यूज़ को कम होगी। उसमें सबसे ज़्यादा जो सीवियर इफेक्ट्स आएंगे वो रीनल पे आएंगे, किडनी पे हाइपरट्रोफियन हो जाएगी। किडनी की हाइपरट्रोफियन की वजह से क्या होगा कि वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और ना अगर नॉर्मल हार्ट है पेशेंट का तो जो है ना कार्डिक आउटपुट अगर उसकी नॉर्मल पे आ जाएगी, लेकिन अगर वो सीवियरली कंजेस्टिव कार्डिक हार्ट फेलियर में चला गया तब जो है ना ऐसा नहीं हो सकेगा, उसकी जो है ना कार्डिक आउटपुट जो है ना नहीं नॉर्मल हो सकेगी और उसको सीवियर एडीमा हो जाएगा। लाइक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से एल्डोस्टेरोन बनेगा ना, रेनिन एंजियोटेंसिन बनेगा और जो है साथ में एल्डोस्टेरोन भी बनता है, तो एल्डोस्टेरोन जो है सॉल्ट हेमेटो रिटेंशन कराएगा, ये एडीमा को ज़्यादा सीवियर करा देगा। उधर से जो है ना पंपिंग ही नहीं हो रही, कार्डिक आउटपुट पंप नहीं कर रहा हार्ट हमारा, और इधर से जो है ना ज़्यादा एडीमा कराई जा रहा है हमारा किडनी, ठीक है। तो इस तरह ये ज़्यादा एक्सरबेट कर देंगे इफेक्ट। इसके बाद प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पता है जो ना जो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, और उनमें मोस्टली जो एल्ब्यूमिन है वो हमारे क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है मेंटेन कर रही होती है। अगर ऐसा हो कि एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी वजह से तो हमारा जो फ्लूइड है वो ज़्यादा लीक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। जिसमें मेन एग्जाम्पल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जिसमें जो है ना हमारी एल्ब्यूमिन लॉस हो जाती है, एल्ब्यूमिन लॉस हो जाती है हमारी यूरिन में प्रोटीन यूरिया हमें देखने को मिलता है, प्रोटीन मिलती हैं, ठीक है। होते क्या है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है वो लीकी हो जाती हैं, और जो एल्ब्यूमिन है वो लॉस होने स्टार्ट हो जाती है यूरिन में, और बॉडी में जनरलाइज्ड एडीमा हो जाता है। और इसके अलावा एक तो ये थी कि ना उसकी जो एल्ब्यूमिन की एक्सक्रीशन बढ़ गई थी, या फिर दूसरा कॉज ये हो सकता है कि जो एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस कम हो, वो एल्ब्यूमिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है तो लिवर में सेंसाइज, अगर जो है ना लिवर डिजीज़ है या फिर सिरोसिस है या फिर लिवर फेलियर है तो उसमें जो है ना पेशेंट को जो है ना एडीमा देखने को मिलेगा। इस बार लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। अब मैंने बताया था कि जो ना लिम्फेटिक्स लेके जा रही होती है ब्लड को, सॉरी जो ऊज्ड ब्लड होता है, जो एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लड होता है उसको लेके जा रही होती है, ठीक है।
तो अभी वो नहीं ले के जा सकेंगे, उनकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो भी एडीमा होगा। अब जो है ना लोकलाइज भी हो सकता है, जनरलाइज भी हो सकता है। लोकलाइज ऑब्स्ट्रक्शन हो किसी इन्फ्लामेशन की वजह से या फिर न्यूप्लास्टिक कोई ट्यूमर वगैरह पड़ा है, वो जो है ना लिम्फेटिक्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसमें देखने को मिले। जैसे फ्लीरियासिस है, इसमें जो है ना लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उस पर सीवियर एडीमा हो जाता है, जिसको हम एलिफेंटियासिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो इंग्वाइनल लिम्फेटिक चैनल्स हैं और जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं उनकी फाइब्रोसिस हो जाती है। इस वजह से जो है ना वो फ्लीरियासिस में जो है ना जो लिम्फ नोड्स हैं या लिम्फेटिक्स हैं वो जो है ना वो नहीं कर सकती, ड्रेन नहीं कर पाती, और जो है ना उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया वगैरह में एडीमा हो जाता है। और ठीक है, इसके बाद जो है ना एक और बताइए प्यूडी ऑरेंज अपेरेंस बताइए। एक तो एलिफेंटियासिस थी और प्यूडी ऑरेंज अपेरेंस, इसमें सबक्यूटेनियस सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है ना उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और हमारी स्किन का एडीमा हो जाता है। मेनली हमें जो है ना ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होता है। इस वजह से जो है ना पेल अपेरेंस हो जाती है स्किन की, जिसको प्यूडी ऑरेंज अपेरेंस कहते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली उनमें मिलता है जो कि फीमेल्स जो है ना ब्रेस्ट कैंसर की वजह से एक्सिलरी लिम्फ नोड्स उनके स्वेल हुए होते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की जो है ना वो रिजेक्शन कराती है। रिजेक्शन कराने पे क्या होता है कि जो है ना रिजेक्शन कराती हैं, फिर जो है ना रेडिएशन वगैरह डलवाएंगे ना वहाँ पे, तो फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और ना उसको सीवियर लिम्फेडिमा हो जाता है आर्म का। इसमें थोड़ी वाटर रिटेंशन है वो रीनल फेलियर वगैरह में या फिर पोस्ट स्टेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि जो है ना हमारे सोल्ट एंड वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद जो है ना मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अब इस मॉर्फोलॉजी में ना 3 तरह के एडीमा, सबक्यूटेनियस है एडीमा, पल्मोनरी एडीमा और ब्रेन एडीमा की बताई हुई है, ठीक है। जो सबक्यूटेनियस एडीमा होता है ना ये यूजुअली जो हमारे डिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जैसे लेग्स वगैरह होंगे जो हार्ट से बहुत दूर हैं, तो उनमें जो है ना ज़्यादा हमें देखने को मिलता है और ना ये ऑन स्टैंडिंग जो है ना ज़्यादा अपेयर होता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। और ये पिटिंग टाइप का एडीमा होता है, लाइक अगर हम फिंगर से प्रेस करेंगे ना तो इंटरस्टिशियल में जो वो फ्लूइड पड़ा हुआ है वो डिस्प्लेस होगा और जो है वहाँ पे फिंगर का इंप्रेशन पड़ जाएगा, जिसको हम पिट कहते हैं। तो इसका एडीमा को पिपेटिंग एडीमा कहते हैं। इसके बाद जो है ना रीनल डिसफंक्शन की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से भी जो है ना सबक्यूटेनियस टिश्यू में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं एडीमा, स्पेशली आईलिड्स में और जो है पेरीऑर्बिटल एडीमा में, पेरीऑर्बिटल एडीमा कॉज करता है आईलिड्स में एक्यूमुलेट होके। इसके बाद पल्मोनरी एडीमा है। पल्मोनरी एडीमा में जो है ना लंग्स का साइज़ जो है ना लंग्स का वेट जो है ना 2 to 3 टाइम्स नॉर्मल होता है और वो फ्रॉथी नज़र आते हैं। उनमें जो है ना ब्लड टिंज्ड फ्लूइड होता है, लाइक उसमें मिक्स होता है, एयर भी होती है उसमें, एडीमा फ्लूइड भी होता है, रेड सेल भी होता है, सारा कुछ जो है ना मिक्स हुआ हुआ होता है पल्मोनरी एडीमा में। ब्रेन एडीमा लोकलाइज भी हो सकता है, जनरलाइज भी हो सकता है। लोकलाइज किसी एब्सेस या ट्यूमर की वजह से हो सकता है और जो जनरलाइज्ड है ना वो हमारे किसी पैथोलॉजिक प्रोसेस या कोई इंजरी की वजह से होता है। इसमें ब्रेन एडीमा में ये बात याद रखनी है कि जो है ना इसमें जो सल्काए हैं वो नैरो हो जाते हैं और गहरा जो है स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो सबक्यूटेनियस एडीमा है ना ये बताता है कि कोई ना कार्डियक या अंडरलाइंग कार्डियक या फिर रीनल डिजीज़ चल रही है। और जो पल्मोनरी एडीमा है वो हमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में देखने को मिलता है और इसके अलावा रीनल फेलियर में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारी ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है। इसके बाद जो ब्रेन एडीमा है ना ब्रेन एडीमा में क्या होता है कि जो ना ये लाइफ थ्रेटनिंग है और ये जो ना हर रिएट भी कराता है थ्रू द फॉर्म मैग्नम, और अगर आ जाए मिड ब्रेन में और उसको ब्रेन स्टेम को जो है ना वो करे, उस पर प्रेशर डाले, तो फिर क्या होगा, ब्रेन स्टेम की वास्कुलर सप्लाई है वो कंप्रेस होगी। इस वजह से जो है ना जो मेडुलरी सेंटर पड़े हुए हैं, लाइक हमारे रेस्पिरेशन के सेंटर, जो वाइटल सेंटर पड़े हुए मेडुला में, वो जो है ना इम्पेयर्ड हो जाएंगे, वो काम करना बंद कर देंगे और जो है ना हमारा सर्कुलेटरी कोलैप्स, रेस्पिरेटरी कोलैप्स वगैरह होकर डेथ हो जाएगी।